अदिति वहीं खड़ी रही। उसके आंसू से आंसू झलक रहे थे। अर्जुन का ये गुस्सा उसे अंदर तक तोड़ गया था और वह बस वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी सारी उम्मीदें जैसे चूर चूर हो चुकी थी। थोड़ी देर तक वह वैसे ही खड़ी रही। तभी मिष्टी आई और उसके पैर से लिपट गई, जिस पर अदिति ने अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए मिष्टी को अपनी गोद में लेते हुए कहा, हाय मेरा बच्चा, मम्मा को माफ़ करना। मम्मा आपको तो भूल ही जाती है। जिस पर मिस्टी म्याऊं के साथ उसके हाथ को चाटने लगी, जिस पर अदिति ने उसका सर सहलाते हुए कहा, नहीं मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू झलक गए। उसने रोते हुए कहा, क्या मैंने सच में गलत कर दिया मिस्टी? क्या मैं उसकी तरह नहीं हूँ? क्या मैं सबकी तरह हूँ? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो इतना नाराज क्यों हो गया? लेकिन मिष्टी ने वापस से म्याऊं किया और उसके गालों से आंसुओं को चाटने लगी, जिस पर अदिति मुस्कुरा उठी और फिर घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, अच्छा शाम को आकर मिलते हैं, अभी तो कंपनी में जाने के लिए लेट हो रही हूँ। जिस पर मिष्टी ने म्याऊं किया और अदिति उसे चूम कर खाना रख कर चली गई। वह बाहर आई तो अर्जुन जा चुका था। नीचे दादाजी के पैरों को छुआ तो दादाजी ने पूछा, खुश रहो बच्चा। अर्जुन को क्या हुआ? गुस्से से चला गया। उसने फिर से लड़ाई की, तुम्हें हर्ट कर दिया, बताओ मुझे, मैं उसकी पिटाई लगाऊंगा। जिस पर अति ने मुस्कुरा कर कहा, अरे दादू ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। आप तो जानते हैं ना अपने पोतों को, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। ऐसे ही फिर भड़क गया, पता नहीं मिर्ची खाता है, हर वक्त बस आग उगलता है दादू। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपके पोते को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। जिस पर विक्रम जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ अच्छे से उसे हैंडल करो और काबू में करो, हमेशा करो। तो मुझे बताना, उसकी चटनी बता देना। अगर वो परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसकी चटनी बना दूंगी। जिस पर अदिति ने कहा, बिल्कुल दादाजी, चलती हूँ वरना कंपनी में लेट हो जाऊंगी। जिस पर दादाजी ने कहा, हाँ मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ, है तुम्हें छोड़ देगा। जिस पर अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और वह वहाँ से चली गई। तो ड्राइवर पहले ही तैयार था और वह वहाँ से कंपनी जाने के लिए निकल गई। कार में अपने आप से कहा, एक तो मुझे इस लड़के का समझ नहीं आता, पता नहीं किस बात का गुस्सा कर रहा था, बस मजाक ही तो की थी, इतना सीरियस होने की क्या ही जरूरत थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक जनाब गुस्सा ना कर ले चैन थोड़ी मिलता है। मैंने क्या कहा था, मैं उन लड़कियों की तरह हूँ, मेरा जैसा उनका मुंह भी है, लॉजिक तो सही से लगाना चाहिए था। खैर बाहर में जाए महादेव, ऐसा गुस्सेल बंदे के साथ मुझे क्यों पटक दिया। बट आज के बाद मैं इससे बात ही नहीं करूंगी, बाहर में जाए, देखूंगी तक नहीं। अभी वह बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन की रिंगटोन बज उठी। स्क्रीन पर पेन किलर का नाम देखकर उसके माथे पर सिकन आ गई। उसने स्क्रीन को देखकर ठंडी सांस लेते हुए कहा, लो अब इस आफत की पुड़िया से भी झाड़ सुनने को तैयार हो जाओ। जैसे ही उसने कॉल उठाकर कान पर रखा, दूसरी तरफ से मानो एक बम फूटा हो। निशा चीखते हुए बोली, अरे बेटा जिंदा है या फिर स्मृति लेने की यात्रा पर निकल गई? इतने दिन हो गए, एक फ़ोन तक करने की याद नहीं आई कि मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं। जिस पर अदिति ने आंखें घुमाते हुए चिढ़कर कहा, हाँ हो गई बकवास, वैसे आपको मिल गई फुर्सत कॉल करने की। मैं तो जिंदा हूँ और एकदम ठीक भी, और तूने फोन किया है तो पता चला कि तू भी इस दुनिया में है। मुझे तो लग रहा था कहीं हिमालय जाकर तपस्या तो नहीं कर शुरू कर दी। जिस पर निशा ने गुस्से से कहा, वाह, ताने तो मुझे मारने चाहिए कमीनी, लेकिन तू क्यों मार रही है? मैंने तो कॉल भी कर दिया, तुझसे तो वो भी नहीं हुआ। और ये बता, तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? कोई एक्सक्यूज मत देना, वरना अभी तेरा जीपीएस से ऑन करवा कर तेरे पास पहुंच जाऊंगी। जिस पर अदिति ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ नहीं किया तो क्या, फ़ोन ना किया तो मैं तुझे जिंदा दफना देगी, है ना? लेकिन मैं क्या करूं, कुछ लोग मेरी लाइफ में इतने परेशान करने वाले हैं कि तुझे याद करने का टाइम ही नहीं मिला। यह सुनकर निशा ने संदेह भरे सुर में कहा, ओहो, तो नकली शादी में फिर से किसी ने फिर से तेरा भेजा फ्राई कर गया है। नाम बता उसका, आज मैं उसे ऐसा धोऊंगी कि उसके साथ उस पर भी याद आएंगी। और सुन दोस्तों, मैं तेरा दुखड़ा सुनूंगी और तुझे लेक्चर नहीं दूंगी कि तेरा गुस्सा छूमंतर हो जाए। अति हंसते हुए मजाक के लहजे में, ले तेरा लेक्चर सुनने से अच्छा है मैं गाड़ी का ब्रेक फेल कर दूं, समझी? इसलिए अपने लेक्चर अपने पास रख, समझी? और क्या पता सच सुनकर तेरे सुर बदल जाए। जिस पर निशा चिढ़ते हुए कहा, देख अब ड्रामा मत कर, चुपचाप से बोल, किसने किया है बता, किसने तेरा मूड का फ्यूज उड़ा दिया? सुबह सुबह कौन तेरा दिमाग खराब कर गया? जिस पर अद्दी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोड़ यार, बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब निशा कहाँ रुकने वाली थी। उसने जिद्दी अंदाज में कहा,
ऐसे कैसे छोड़ दूँ? बोल मेरी जान, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे पता है तू परेशान हो तो मैं चैन से नहीं बैठ सकती। चल जल्दी से बता, बोल। सही में मैं उसका ऐसा हाल करूँगी ना कि चलना तो चलने लायक रहेगा ना बैठने के। यह सुनकर अति ने मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा सच में? तो सुन, अर्जुन मल्होत्रा ने मेरा दिमाग खराब करा हुआ है। सुबह सुबह पता नहीं किस बात का भड़क गया। मैंने तो बस हल्का फुल्का मजाक किया था और उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने उसकी पूरी कंपनी पर कब्जा कर लिया हो। सही बता रहे, मन कर रहा है अभी सामने आ जाए तो सच में जान ही ले लूं उसकी। जैसे ही निशा ने अर्जुन मल्होत्रा का नाम सुना, वह पूरी तरह से चुप हो गई। उसकी बोलती बंद हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अति तुरंत नोटिस किया कर लिया था। उसने हंसते हुए कहा, ओहो, अब क्या हुआ? बोलना बंद क्यों कर दिया? अभी तो बड़ी शेरनी बन रही थी, अब बिल्ली क्यों बन गई? जिस पर निशा ने संभलने की कोशिश करते हुए कहा, अरे वो अर्जुन मल्होत्रा, मतलब जीजू। जिस पर अदिति ने चिढ़कर कहा, अबे चुप कर, काहे के जीजू? एक नंबर का गुस्सैल घमंडी अकड़ू इंसान है और इतना खड़ूस है कि पूछो मत। उससे बात करना तो दूर, उसे देख कर ही मुझे उल्टी आ जाती है। और तू तो अभी शेरनी बन रही थी ना, लेकिन ये नाम सुनकर सिट्टी पिट्टी गुल कैसे होगी तेरी? जिस पर निशा ने सक पकाते हुए कहा, यार वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, कोई भी डर जाए, मैं क्या चीज हूँ? सबसे डर जाऊं बस जीजू को छोड़कर। जिस पर अदिति ने आंखें घुमाते हुए कहा, खाक बड़ी पर्सनैलिटी है। जिस पर निशा ने हंसते हुए कहा, तेरा दिमाग सही है क्या? जीजू से उलझने की हिम्मत कैसे कर ली तूने? वो तो लोगों की धड़कनें रोक देते हैं और तूने उनका मजाक बना दिया। जिस पर अदिति ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या करती? वो सुबह सुबह ऐसे भड़क रहा था जैसे मैंने उसका नाश्ता खा लिया हो। खैर छोड़, मुझे अब उससे निपटना है। तू अपना ज्ञान अपने पास रख। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? तूने ऐसे ही तो कॉल नहीं किया होगा। जिस पर निशा ने हंसते हुए कहा, अरे यार तू कितनी स्मार्ट है। कल मेरा कॉन्सर्ट है, मैंने 2 टिकट तुझे भेज दी हैं। जीजू को साथ लेकर आ जाना, भूलना मत। और सुन, जीजू से दूर रहना, उन्हें परेशान करना बंद कर। वरना तुझे पता नहीं है, पर उनकी शक्ल देखकर ही लोगों के हार्ट अटैक आ जाते हैं। सोच ले कितने खतरनाक होंगे। जिस पर अति ने चिढ़ाते हुए कहा, मैं कॉन्सर्ट में अकेले आऊंगी, समझी? मैं किसी को नहीं लाऊंगी और तू अपनी फिक्र कर। मैं अर्जुन मल्होत्रा के खड़ूसपन को संभाल लूंगी। वैसे भी मैं उससे डरने वालों में से नहीं हूँ। जिस पर निशा ने चिढ़ते हुए कहा, बेटा ज्यादा उड़ मत। वो ना आग है और आग से खेलना हर किसी की बस की बात नहीं होती। और हाँ, अभी तो मैं शूट पर हूँ, इसलिए शाम को कॉल करके बात करती हूँ। और अगर मुझे तेरा फ़ोन वापस ना आया तो याद रखना, तेरे घर की छत से तुझे रस्सी से लटका कर तुझसे माफ़ी मंगवाऊंगी। जिस पर अति ने हंसते हंसते चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, तू ना धमकी देने में पीएचडी कर ले। सर चल, मैं तुझे बाद में कॉल करूँगी, अब मुझे ऑफिस के सिर दर्द झेलने हैं। निशा ने हंसते हुए कहा, बेटा सुन ले, कॉल ना किया तो तेरे ऑफिस के गेट पर धरना दे दूंगी। तेरे बॉस से कह दूंगी कि ये लड़की सबके दिमाग का दही बनाती है। जिस पर लड़की ने अदिति ने मुंह बनाकर कहा, तू ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन है और सबसे बड़ी राहत भी। चल बाय। दोनों हंसते हुए फोन को कट कर देती हैं। अदिति के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी, जैसे निशा की बातों ने उसकी सारी टेंशन हल्की कर दी है। तब तक अदिति कंपनी पहुंच गई। वह अपनी गाड़ी से उतरकर ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि माहौल कुछ अलग है। लोग अपनी अपनी जगह पर काम करने की बजाय छोटे छोटे ग्रुप में खड़े होकर जोर जोर से बातें कर रहे थे। कानाफूसी, खिलखिलाहट और फुसफुसाहट हर तरफ गूंज रही थी। यह देखकर अदिति ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हो गया है इन लोगों को? ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस नहीं गपशप का अड्डा बना लिया हो। उसने एक स्टाफ मेंबर सीमा को पकड़ा, जो अपने दोस्तों के साथ कानों में कुछ कह रही थी और हंस रही थी। अदिति ने धीरे से पूछा, सीमा ये क्या हो रहा है? काम छोड़कर इतनी गॉसिप किस चीज़ की हो रही है? जिस पर सीमा ने हंसते हुए कहा, अरे अदिति, आपने सुना नहीं? अर्जुन सर और सोफिया मैम ने अफेयर की खबरें फैली हुई हैं। सब यही डिस्कस कर रहे हैं। अदिति ने हैरानी और खींच के साथ कहा, क्या बकवास है ये? अर्जुन मतलब बॉस और सोफिया, और ये अफवाहें फैलाई यार किसने? और क्या अफ़वाह है? सीमा ने हंसते हुए कहा, पता नहीं मैम, लेकिन कहते हैं ना कि अर्जुन सर
को सोफिया मैम के साथ कल रात देखा, जब उन्हें बॉस गोद में उठाकर यहाँ से ले गए थे। बल्कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अफवाहें थीं कि अर्जुन बॉस सोफिया मैम से प्यार करते हैं, और कल ये सारी सच हो गई। कुछ लोग तो कहते हैं कि वे छुट्टी पर भी साथ गए थे। यह सुनते ही अदिति का गुस्सा उफान पर बंधा हुआ है। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए सीमा को घूरने लगी, और अदिति ने गुस्से से कहा, बस तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? ऑफिस गॉसिप करने की जगह नहीं है। काम करो, वरना अर्जुन सर को बुलाकर सबकी छुट्टी करवा दूंगी। सीमा हड़बड़ाकर चुप हो गई और अपने डेस्क की ओर चली गई, और मन में बड़बड़ाते हुए कहा, गुस्सा तो ऐसे कर रही जैसे खुद ही यहाँ की बॉस हो। पहले खुद से पूछा और फिर खुद ही गुस्सा, और वह मुंह बनाने लगी। वहीं आरती के दिमाग में तो अब कई सारे सवाल चलने लगे थे। वह गुस्से से अपनी डेस्क की तरफ बढ़ी और बैठते हुए अपने आप से बोली, ये सोफिया पता नहीं क्या बला है। कल से इसने मूड खराब करके रखा हुआ है। हर जगह घुसने की आदत है इसे। और ये अर्जुन, अपनी अकड़ में दूसरों को लेक्चर देने वाला, खुद पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अदिति ने कुछ फाइलें उठाई, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में बार बार सोफिया और अर्जुन की बातें घूम रही थी। अदिति ने खुद से चिढ़कर कहा, सुबह सुबह मूड खराब करने के बाद अब ये नई कहानी। महादेव, ये क्या मुसीबत है? ये आदमी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना ड्रामा क्यों करता है? तभी एक तेज आवाज ने उसका ध्यान खींचा। डिपार्टमेंट के लास्ट में कुछ लोग चिल्ला रहे थे। अदिति धीरे से झांक कर देखने लगी, ये जानने के लिए कि अब क्या नया तमाशा हो रहा है। अदिति ने देखा तो बाहर ऑफिस लॉबी में लोग इकट्ठे हो गए थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, और कुछ हैरान से खड़े थे। अदिति ने खुद से कहा, अब ये क्या सर्कस हो रहा है? एक दिन ऑफिस को चैन से चलने नहीं दिया जा सकता। वह गुस्से से सीधे वहां पहुंची जहां भीड़ जमा हो रही थी। अदिति ने गौर से देखा, वहां ऑफिस का एक बड़ा सा टेलीविजन स्क्रीन था, जिसमें किसी न्यूज चैनल पर एक खबर चल रही थी, जिसमें न्यूज एंकर बोल रही थी, अर्जुन मल्होत्रा और शोभिया के अफेयर की अफवाहों ने फिर से आग पकड़ ली है। दोनों को हाल ही में एक प्राइवेट डिनर पर देखा गया। क्या ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग थी, या इनके रिश्ते में कुछ खास है? ये सुनते ही अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अदिति ने खुद से कहा, फिर से अर्जुन मल्होत्रा? आखिर ये क्या ड्रामा चल रहा है? तभी पीछे से सीमा और अन्य स्टाफ मेंबर्स की फुसफुसाते हुई आवाज सुनाई दी। सीमा ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना। अब तो टीवी पर भी आ गया, अर्जुन सर और सोफिया का नाम जुड़ना तो पक्का है। यह सुनकर अदिति गुस्से को रोक नहीं पाई और गुस्से से तेज आवाज में बोली, सीमा, अपने काम से काम रखो। अगर मैंने किसी और के मुंह से एक शब्द और सुना तो सीधे एच आर के पास शिकायत दर्ज करूंगी। तुम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, या फिर ये गॉसिप्स फैलाने के लिए? सीमा हड़बड़ाकर चुप हो गई। बाकी लोग भी गुस्से से अदिति को घूरते हुए खिसकने लगे। अदिति ने खुद से गुस्से में कहा, महादेव, ये आदमी हर जगह तमाशा बना देता है। अगर ये किसी दिन सीधे सीधे काम कर ले तो शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। इडियट कहीं का। वह तेजी से अपने डेस्क पर गई तो सब उसे ही गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन अदिति ने सबको इग्नोर करके अपने फ़ोन को उठाया और अर्जुन को कॉल लगाने लगी। फ़ोन की रिंग बजती रही, लेकिन अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। लेकिन यह देखकर अदिति ने गुस्से से कॉल कट कर दिया और जोर से मेज पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोली, अब ये किसकी साड़ी के पल्लू के पीछे छुप गया है? न जवाब देना आता है, न अपनी हरकतों पर कंट्रोल। ये खड़ूस इंसान एक दिन मुझे पागल कर देगा। पता तो लगा कर रहूंगी आखिर चक्कर क्या है। तभी ऑफिस के इंटरकॉम पर अर्जुन का संदेश आता है। इंटरकॉम, अदिति, मेरे कैबिन में आओ अभी। अदिति ने आंखें घुमाते हुए कहा, अभी तो कॉल नहीं उठा रहा था, अब ऐसे बुला रहा है? वह गुस्से से पैर पटकती हुई अर्जुन के कैबिन की तरफ चल पड़ी। उसके दिमाग में अब भी और अर्जुन और सोफिया की खबरें घूम रही थी। वह तय कर चुकी थी कि इस बार वह अर्जुन से सीधे पूछेगी कि ये क्या तमाशा है। आखिर उसका सोफिया के साथ क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों बुलाया है अर्जुन ने अदिति को? और किसने फैलाई है ये अफवाह? अदिति गुस्से से भरी तेज कदमों से अर्जुन के कैबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजा धक्का देकर उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसके अगले शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। सामने अर्जुन सोफे पर बैठा था, अपने सामान्य सख्त गुस्सैल अंदाज में। उसके सामने एक बेहद से खूबसूरत लड़की बैठी थी। लड़की की ड्रेस से लेकर उसकी हरकतें तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर ढीले गिर रहे थे, और उसकी आंखों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड झांक रहा था। जब अर्जुन ने अदिति को देखा, उसकी आंखें
गुस्से से लाल हो गई। सुबह की हरकत से वह और ज़्यादा गुस्से से भर गया था। वहीं लड़की ने भी अदिति की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान दी, जिस पर अदिति ने खुद से हड़बड़ाते हुए कहा, महादेव, ये मैंने क्या कर दिया? बिना दरवाज़ा नोक किए घुस गई। और ये कौन है? अर्जुन के इतनी करीब क्यों बैठी हुई है? पहले सोफिया, अब ये कौन सी परी है? उसके दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलने और अंदर घुसने की वजह से अर्जुन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। उसने सीधे अदिति को घूरा और अर्जुन ने कड़े और गुस्से भरे स्वर में कहा, अदिति, तुम्हें लगता है कि ये कोई लोकल चाय की दुकान है जहाँ तुम बिना पूछे जब चाहे जैसे चाहे घुस सकती हो? अदिति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह कुछ पल के लिए खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद से मन ही मन बोली, अदिति, तुझे फालतू गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इसका तो काम ही गुस्सा दिलाना है। लेकिन तू तो दुनिया का भला करने के लिए पैदा हुई है ना, इसलिए ऐसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते। तुझे अपने काम पर ध्यान देना है। इस ड्रामे में क्यों पड़ रही है? उसने अपने चेहरे पर जबरन एक शांत भाव लाने की कोशिश की और सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे डोर नॉक करना चाहिए था, बट जल्दबाजी में भूल गई, या बोलूं आदत नहीं लगी है, क्योंकि अभी तक मैं घर से ही करती आ रही थी ना सब कुछ, इसलिए आई एम रियली सॉरी सर। अर्जुन ने उसकी बात सुनते ही अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में गुस्से की तीव्र लहरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने सख्त आवाज में कहा, जिंदगी कोई स्कूल का ग्राउंड नहीं आती जहां तुम हर गलती को माफ करवाने के लिए सॉरी बोलकर काम चला लो। ऑफिस की दुनिया में हर गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और तुम अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें आदत बना रही हो। अर्जुन के इस रोग को देखकर अदिति ने अपने हाथों को कसकर बांध लिया ताकि उसकी घबराहट न झलके। उसने कोशिश की कि उसकी आंखें अर्जुन के गुस्से भरी आंखों से ना मिले, लेकिन उसकी आवाज की गूंज ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने गुस्से से और करीब आते हुए कहा, हर बार तुमसे कुछ नया सीखने की उम्मीद होती है, लेकिन तुम बार बार अब वही लापरवाही लेकर आ जाती हो। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तो इस कंपनी में तुम्हारा काम कोई काम नहीं है। अदिति का चेहरा लाल हो गया। वह अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी, और ये जल्दबाजी का बहाना किसे बेवकूफ बना रही हो? घर में काम करने की आदत छोड़ दो अति। ये ऑफिस है, यहाँ हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ एक गलती तुम्हारी नहीं होती, बल्कि पूरी टीम पर भारी पड़ती है। उसकी कड़वी बातों को अति का मन भीतर ही भीतर सुलग रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, सर, मैंने सॉरी कहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप हर बार छोटी छोटी बातों पर मुझे यूं ताने मारकर हर किसी के सामने नीचे दिखाना बंद कर सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई और फिर तीखे लहजे में बोला, छोटी छोटी बातें, यही तुम्हारी समस्या है अत्ती। तुम खुद को सुधारने की बजाय बहाने बनाती हो और गलती एक्सेप्ट करने की जगह एटीट्यूड्स में बात करती हो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये मुझे माफ कर दो, बाला रवैया छोड़ दो, समझी? अर्जुन ने अ- एक आखिरी गुस्से भरी नजर अति पर डाली और वापस से सोफे पर बैठ गया। अति ने सिर झुका खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गई थी, लेकिन अगर उसे अर्जुन से पीछा छुड़ाना है तो उसे पैसे कमाने ही होंगे और जल्दी से उसे देकर इस जिंदगी से दफा होना होगा। लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था। उसने अपने मन ही मन कहा, क्या ये इंसान कभी समझ पाएगा कि मैं भी इंसान हूँ? हर बार नीचे दिखाना जरूरी है क्या? उसने चुपचाप कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आवाज ने उसे रोक दिया। अगली बार अगर ये गलती तुमसे दोबारा हुई तो इसे मैं आखिरी गलती समझूंगा। और कहाँ जा रही हो? अभी जो मैंने काम करने के लिए बुलाया है वह हुआ नहीं है। जिस पर अति ने धीमे स्वर में कहा, जी सर। और अपने मन में कहा, मुझे तो लगा था कि शायद मुझे नीचे दिखाने के लिए ही बुलाया है, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड तो देना नहीं है इन्हें। सच में महादेव, सारी मुसीबतें मेरे पल्ले ही डाल दिया है ना आपने। थैंक यू सो मच। मन तो कर रहा है इसका सर फोड़ दूं, लेकिन आपकी कृपा से मुझे इसका गुलाम बना दिया है। अदिति ने तुरंत अपने गुस्से को दबाया और जवाब देने के लिए तैयार हुई, लेकिन तभी सामने बैठी लड़की ने धीरे से हंसते कहा, अर्जुन, तुम बहुत सख्त हो। मेरी वजह से इसे डांटना बंद करो।
वैसे भी हर किसी से गलती हो सकती है। जिस पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर अदिति ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा और फिर अदिति ने उस लड़की की तरफ देखा जो अब भी हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और अधिकार झलक रहा था, जिससे अदिति का गुस्सा और चिढ़ बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, आखिर ये है कौन जो इस हूर परी को देखते ही इस खड़ूस के चेहरे पर ही भी वही सॉफ्टनेस आ गई जो मैंने तो कभी नहीं देखी। मेरे सामने तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैंने इसकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया हो, और इस मैडम के सामने मानो किसी तितली ने इस पत्थर को इंसान बना दिया हो। वाह अर्जुन वाह। अब समझी, ये सख्त बॉस वाला नाटक सिर्फ मेरे लिए है। उफ अत्ती, तुझे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? तुझे बस अपने काम से मतलब रखना है चाहिए। उसने गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर से माफी मांगी और कहा, हाँ सर बोलिए, आपने क्यों बुलाया था? जिस पर अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, आकर बैठो यहाँ, फिर सब बताते हैं। अदिति थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी क्योंकि कंपनी में इतने सारे लोग थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसे ही क्यों बुलाया था। वह मजबूरी में एक कुर्सी खींच कर बैठ गई। वह लड़की भी जो अब तक शांति से मुस्कुरा रही थी अचानक खड़ी हुई और अर्जुन के बगल में जाकर बैठ गई। यह देखकर अदिति की आंखें छोटी हो गई और वह दोनों को घूरने लगी थी। वहीं उस लड़की ने अर्जुन को देखते हुए कहा, तो अर्जुन, क्या मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं? जिस पर अर्जुन ने थोड़े नरम पड़ते हुए कहा, बिल्कुल मीरा, तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन्हें समझा सकती हो। वहीं अदिति ने उसकी बात सुनकर मन ही मन कहा, मीरा, अच्छा तो ये है क्लाइंट जिससे मिलने के लिए जनाब सुबह इतना लेक्चर जो सुना कर गए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता, कभी सोफिया के साथ चक्कर, कभी ये मीरा जी। आखिर ये लड़का कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं मीरा ने मुस्कुराते हुए अदिति को तरफ देखकर कहा, हाय मिस अदिति, मेरा नाम मीरा रायचंद है। मुझे अपने प्रोजेक्ट पर आपकी क्रिएटिविटी का कमाल देखना है। अर्जुन ने कहा, आप उसकी कंपनी के सबसे बेस्ट क्रिएटिव राइटर हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी कंपनी हमारी ग्रीन फ्यूचर इनिशिएटिव के लिए प्रभावशाली स्क्रिप्ट तैयार करे। ये प्रोजेक्ट पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का है। मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च करने से पहले ही लोगों में उत्साह पैदा कर दे, जिससे सभी लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हों। जिस पर अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और अदिति की ओर देखते हुए कहा, तुमने सही से सुना, ये हमारी नई क्लाइंट और इस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट तुम्हें तैयार करनी है, वो भी कल तक सबसे बेस्ट होनी चाहिए, वरना इस कंपनी से आउट हो जाना। यह सुनकर अदिति परेशान हो गई। उसने मन ही मन कहा, अभी एक दिन हुआ है हमें इस कंपनी में आए हुए और ये महाशय मुझे बेस्ट राइटर घोषित करके मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मैं तो अच्छे से जानती भी नहीं हूँ कि आखिरकार ये क्रिएटिव राइटिंग होती क्या है, और ये अभी से। उसने हैरानी और झुंझलाहट में कहा, मुझे लेकिन सर मैं। जिस पर अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुमसे बेहतर ये काम कौन कर सकता है? या फिर तुम कह रही हो कि तुम इस काम के लिए सक्षम नहीं हो? तभी अदिति ने अर्जुन के चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट देखी, जिसे देखते ही अदिति समझ गई कि अर्जुन जरूर उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जिससे उसने भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा, नहीं सर, मैं तैयार हूँ और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। मीरा ने हल्के अंदाज में हंसते हुए कहा, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन तुम सही कह रहे थे, मुझे पूरा यकीन है कि अदिति ये काम बेहतरीन तरीके से करेगी। अदिति ने मीरा के हाथ को गुस्से से देखा और फिर खुद से को शांत करने की कोशिश की और मन में कहा, ये लड़की इतनी चिपक क्यों रही है, और ये खड़ूस मुझ पर भड़कता रहता है, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उफ, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, मुझे बस अपना काम करना है। मैं बार बार डिफ़िकल्ट वाइफ क्यों बन जाती हूँ और बार बार डील भूल जाती हूँ। खैर अब नहीं होगा। फिर उसने धीरे से कहा, तो बॉस हम चलते हैं। जिस पर अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, अभी हम आपके लिए चाय नाश्ता मंगाता हूँ ना, फिर उसे खाकर पीकर आराम से जाना। उसके बाद उसको समझकर अदिति अपना पैर पटकते हुए वहां से निकल गई और मार्केट डिपार्टमेंट में अपने डेस्क पर पहुंची। वह कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई और फिर अपनी फाइल को बेवजह इधर उधर पलटने लगी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वह बड़बड़ाते हुए अपनी नाराजगी को निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, इसकी तो छोड़ूंगी नहीं,
इसे सुबह जब मैंने इसकी गलती से इसे टच कर लिया था तब तो इसे ऐसे उछल रहा था जैसे मैंने उसके किसी राजमहल पर कब्जा कर लिया हो। पर्सनल स्पेस की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जैसे मैं जानबूझकर उसके पास गई हो। और अभी अभी वह मीरा मैडम उसे छू रही थी, कंधे पर हाथ रख रही थी और ये जनाब ऐसे दांत फाड़कर हंस रहे थे जैसे किसी मैगजीन के कवर पर फोटो खिंचवा रहा हो। उसने गुस्से से अपनी पेन उठाई और नोट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार अर्जुन और मीरा की बातें घूम रही थी। हद है, मीरा ने छू लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उसके लिए तो रेड कारपेट बिछा दिया। और मैं तो जैसे कोई दुश्मन हूँ। अर्जुन मल्होत्रा, तुम सच में दुनिया के सबसे बड़े डबल स्टैंडर्ड इंसान हो। वह कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे उसने झुंझलाहट में कहा, और मीरा, उफ। वह तो जैसे अर्जुन की छाती पर बैठकर कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसका करीब जाकर इतना करीब जाकर बातें कर रही थी कि ऐसा लग रहा था प्रोजेक्ट नहीं, कोई फैमिली टू गेट टुगेदर प्लान हो रहा है। और ये अर्जुन इतना पोलाइट और सौम्य, जैसे हमेशा ही से ऐसा हो। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाते हुए कहा, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, वह कुछ भी करे, किसी के साथ भी करे, मुझे उसकी परवाह क्यों हो रही है। मैं तो बस अपना काम करूं और घर जाऊं। लेकिन उफ, ये अर्जुन और इसकी पाखंडी हरकतें, मेरा सर फट जाएगा। उसी समय उसकी सहकर्मी रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, अदिति, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो। अदिति ने छोटी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं यार, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। जिस पर रिया ने मजाक में कहा, अर्जुन सर ने फिर से डांटा क्या। अजी ने चिढ़ते हुए कहा, डांटना ही उनका फेवरेट काम है, वैसे भी उनकी जिंदगी का मकसद ही मुझे परेशान करना है। यह सुनकर रिया हंसते हुए वहां से चली गई, लेकिन अदिति का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने फाइल उठाई और मन ही मन अर्जुन को कोसते हुए अपने काम में लग गई। शाम का समय हो चुका था। अदिति ने खुद को पूरे दिन काम में डुबाए रखा ताकि वह अपनी भावनाओं को अनदेखा कर सके। वह फाइल्स में इतनी खो रही कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऑफिस खाली हो चुका है। जब सभी स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे तब अदिति ने अपने बैग्स में सामान रखा और घर जाने की सोची। उसने खड़े होते हुए मन ही मन कहा, सुबह की तरह अभी भी तो खड़ूस छोड़कर चला गया होगा। खैर, मैं क्यों उसका इंतजार करूं, मैं भी चली जाऊंगी, बाहर में जाए उसका एटीट्यूड। वह पार्किंग एरिया में पहुंची और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अर्जुन का असिस्टेंट रोहित घबराया हुआ उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और डरते हुए बोला, लेडी बॉस, बॉस आपको बुला रहे हैं, वह आपका ही इंतजार कर रहे थे। यह सुनते ही अदिति का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। उसने गुस्से से कहा, मेरा वेट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मुझे नहीं जाना उनके साथ। सुबह जब मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे तब तो कोई परवाह नहीं थी, और सुबह जो कांड किया उसका तो उन्हें पछतावा तक नहीं है। अब मेरा वेट करने की जरूरत क्यों पड़ गई। जाओ, जाकर अपने बॉस से कह दो कि अपने काम से काम रखे। अदिति के गुस्से भरे शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक पीछे से एक गहरी और सख्त आवाज सुनाई दी। क्या कहा तुमने। अर्जुन की आवाज सुनते ही अदिति की बोलती बंद हो गई। वह पलटी और घूरते हुए पाया अर्जुन को अपनी तरफ घूरते पाया। उसकी आंखों में वही सुबह वाला गुस्सा झलक रहा था, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा तीव्र था। वहीं रोहित ने अर्जुन को देखकर डर के मारे एक कदम पीछे खींच लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आज इन दोनों के बीच फंसने से बचा लो। अदिति ने अपनी मुट्ठियां कस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की गहरी नजरें उसकी हर कोशिश को नाकाम कर रही थी। उसने सख्त नजरों से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है अदिति, जवाब दो। तुमने रोहित से क्या कहा। अदिति ने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत जुटाई और थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैंने बस यही कहा कि मुझे घर जाना है और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, अकेले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसीलिए बुला रहा हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ टाइम बिताने का और तुम्हारी बकवास सुनने का। यह सुनकर अदिति का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से और शर्मिंदगी के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और उसने गुस्से से गुस्से को थोड़ा दबाते हुए कहा, तो फिर क्यों बुलाया है। क्या अब मैं घर जाने की इजाज़त भी आपसे मांगूं। उसकी बात सुनकर अर्जुन उसे घूर कर देखने लगा और फिर अर्जुन ने रोहित की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, रोहित, तुम जा सकते हो, यहाँ से आगे का संभालने के लिए मैं काफ़ी हूँ। उसकी बात सुनकर रोहित के जैसे जान में जान आ गई हो। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से
वहाँ से निकल गया। उसने जाते जाते मन ही मन बताया, हे भगवान, इस ज्वालामुखी से बचने के लिए धन्यवाद। रोहित के जाते ही अर्जुन ने अपनी सख्त नजरें अदिति पर टिका दी। वह अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ा और अपनी आवाज को गहराई और गुस्से से भर साथ भरते हुए बोला, वैसे मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं करना चाहता हूँ, लेकिन दादाजी का आदेश है इसलिए मजबूर हूँ। उन्होंने फ़ोन पर कहा है कि आज हमारे बुआ घर पर आ रही हैं और मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है, तो बिना किसी बहस या कहानियों को चुपचाप गाड़ी में बैठो। अदिति ने अर्जुन की बात सुनते ही अपनी भौहें छड़ा ली और गुस्से से अपनी नाक फुलाने लगी। उसने अपने हाथों को क्रॉस किया और तीखे स्वर में पलटकर जवाब दिया, आपको लगता है कि मैं आपके इस एटीट्यूड भरे आदेश को सुनकर बस चुपचाप आपके साथ चली जाऊंगी? अगर आपने इतनी भी तमीज़ नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांग सकें, तो फिर मुझे आपसे बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। उसकी बातों को सुनकर अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठियों को कसने और अदिति की तरफ कदम बढ़ाते हुए आवाज़ को और कड़ा करते हुए कहा, माफ़ी माफ़ी मांगने की ज़रूरत मुझे तब होती जब मेरी गलती होती, और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सुबह मेरी गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हें समझने की आदत तो है नहीं। हर बात पर बहस करना आता है। यह कहते हुए अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों का गुस्सा कम हो नहीं हुआ। वहीं अदिति गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि अर्जुन ने बीच में ही अपनी अंगुलियों से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अब ज्यादा बकवास मत करो अदिति, मैंने कहा ना साथ चलो तो चलो, ये दादाजी का हुक्म है, और अगर तुमने इसमें कोई नाटक किया तो मैं खुद तुम्हें गाड़ी में खींच कर बिठा दूंगा। अदिति ने एक पल के लिए उसकी सख्त और गुस्से भरी आंखों को देखा। वह समझ चुकी थी कि इस समय अर्जुन से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका अपना गुस्सा भी चरम पर था। उसने अपनी नजरें फेर ली और गुस्से भरी आवाज में कहा, ठीक है चलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये मत समझिए कि मैं आपकी बातों से डर गई हूँ। मैं तो सिर्फ दादाजी का सम्मान करते हुए जा रही हूँ, वरना। अर्जुन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, वरना तुम क्या करती जिस पर मिस वरना वरना तुम क्या करती मिस अदिति शर्मा? मेरा समय बर्बाद मत करो और चलो। अदिति ने अपनी चिढ़ और गुस्से को दबाते हुए अर्जुन की बात मान ली, लेकिन उसके मन ही मन ये तय कर लिया था कि वह अर्जुन को उसकी बदतमीजी का जवाब जरूर देगी। तो क्या मोड़ लेने वाली है दोनों की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।